गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल ये क्या होता है? व्हाट इज सेल? इलेक्ट्रिक सेल is a device which maintain continuous flow of charge, in electric circuit। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज को फ्लो को कंटिन्यूअस बनाए रखता है, उसे हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। इट कंसिस्ट two electrodes which is partially immersed in electrolytes। So chemical reaction take place and chemical energy released which converts in electrical energy। Do you follow me? What is electric cell? Electric cell is a device which maintains continuous flow of charge in electric circuit। It consists two electrodes, cathode, anode, two electrodes which is partially immersed or dipped in electrolytes। Hence, a chemical reaction take place which produced electrical energy and we obtained electrical energy from this chemical energy। So electric cell is a device which convert chemical energy into electrical energy। Electric cell is a device which converts केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने देखा होगा किसी भी सेल में केमिकल ही होता है, जो लिक्विड बड़ा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, या फिर इलेक्ट्रोड जो पड़ते हैं वो भी आपके केमिकल से होते हैं, केमिकल के ही होते हैं, इलेक्ट्रोड्स, मेटल वगैरह। जब कई केमिकल सबस्टेंस एक साथ मिलाए जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन जब होगा तो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, और वही केमिकल एनर्जी हमको आउटर सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिलती है। तो इसे हम बोलते हैं सेल। अगर आपसे एक लाइन में कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब इस पे कुछ इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ सेल। फिर पोटेंशियल डिफरेंस of cell, potential difference of cell, और इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ये पढ़ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑफ सेल। याद रखिएगा ईएमएफ को यहां पर ई से लिखा जाएगा, कैपिटल ई से,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखा जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को R से लिखा जाएगा। होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में, पैरेलल में इसका कॉम्बिनेशन, इतना आपका सेल में है। हम पहले भी बता चुके हैं सेल और बैटरी की वर्किंग कैसे काम करता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है उसके अंदर, और उसी बेस पर कितने तरह के सेल होते हैं, डेनियल सेल, एक्लॉन्सी सेल वगैरह, दुनिया का सेल, तमाम सेल है। तो वो सब उसकी वर्किंग आप कहां पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसका। यहां हम टर्म्स बता रहे हैं जो इससे रिलेटेड टर्म्स होते हैं, पैरामीटर्स जिसके हैं। जैसे ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, सपोज करो एक कोई सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरा है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स भरा है, ये आपका इलेक्ट्रोड है। किसी भी सेल में 2 टर्मिनल होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड कहा जाता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में 2 इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है तो उसकी वर्किंग में आप पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शन होने से एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसे हम कैथोड एनोड कहते हैं। अब मान लो किसी सर्किट में इसने चार्ज फ्लो किया Q, हम सेल के टर्मिनल को, बैटरी के टर्मिनल को किसी बल्ब से लगा दिया, कहीं भी लगा दे, तो ये मान लीजिए बैटरी से चार्ज कितना फ्लो हुआ, Q। वास्तव में Q बैटरी चार्ज थोड़ा दे रही है, सेल चार्ज थोड़ा दे रहा है। बैटरी और सेल इज द सोर्स ऑफ चार्ज और सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी दिया, मतलब वर्क डन किया किसने, सेल ने, इस चार्ज को फ्लो करने में, चार्ज को फ्लो करने में, फ्लो कराने में इस सेल ने वर्क किया। तो मान लो वर्क किया सेल ने कितना, W, इसकी एनर्जी कितनी गई, W। तो Q चार्ज को फ्लो कराने में वर्क डन बाय सेल W, तो यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में W बाई Q, और इसी को कहा जाता है EMF, EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल। The work done by cell for flow of unit charge or flow of unit charge in electric circuit is called EMF of the cell. What is EMF of the cell? याद कर लो, the work done by the cell for flowing unit charge, for flow of unit charge in electric circuit is called EMF of the cell. Work done by cell for flow of unit charge in electric circuit is called EMF of the cell. किसी सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में सेल द्वारा किए गए वर्क डन को उस सेल का ईएमएफ कहते हैं। डिफाइन किया गया। अगर आप देखो वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर अगर आप देखोगे तो ये होगा जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम इसकी यूनिट होगी। डब्ल्यू वर्क डन है, क्यू कूलाम चार्ज है, जिसे कहा जाता है वोल्ट। तो ईएमएफ हमेशा वोल्ट में लिखा जाता है। इक्वल्स होता है W बाई क्यू, याद रखेंगे इसको। तो अगर हम पूछे कि ईएमएफ सेल का क्या है तो आप क्या बोलोगे? अगर एक लाइन में कहे इलेक्ट्रिक सेल क्या है तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, इसका ईएमएफ क्या होता है? व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल? ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? The work done by cell for flow of unit charge in electric circuit
is called EMF of the cell. EMF of the cell. Its formula is equals W by Q and its unit is joule per coulomb, which is called volt. Which is called volt. Okay. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वास्तव में ये बैटरी किसी चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क करती है वो टोटल का वर्क बाहर नहीं जा पाता। बाहर हमको मान लो अगर बाहर एनर्जी जा रही है W एक्सटर्नल, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है W एक्सटर्नल बाई Q। W एक्सटर्नल बाई Q। भाई मान लो बैटरी ने 100 जूल एनर्जी डिलीवर किया, तो 100 जूल एनर्जी बाहर नहीं जा पाती है, कुछ उसके अंदर लॉस हो जाती है। मान लो उस W 100 जूल में से 80 जूल हम आउटर सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में गई, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं W एक्सटर्नल बाई Q। जैसे मान लो SL है, कई ब्रांच को ये एनर्जी दे रहा है। अरे भाई एक बैटरी है, उससे एक बल्ब भी जला रहे हो, एक फैन भी चला रहे हो, एक टीवी भी चला रहे हो, कई जगह पर एनर्जी ले जा रहे हो। मान लो कि बल्ब पे एनर्जी जा रही है W1, फैन में जा रही है W2, टेलीविजन में जा रही है W3, डैश। तो वास्तव में EMF यही तो हुआ। टोटल वर्क जितना भी इसने दिया बाई Q equals W by Q, total energy given by electric circuit for flow of unit charge in electric circuit is called EMF। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W1 by Q plus W2 by Q plus W3 by Q डैश जितने भी सर्किट में एनर्जी दे रहा है। अब इस W1 by Q को कहा जाता है V1, W2 by Q को V2, इसे बोलते हैं V3 डैश E। ये आपका कहलाता है V1, V2, V3 आर कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट सर्किट। उस सर्किट के क्रॉस इसको कहा जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF? work done by cell for flow of unit charge in electric circuit is called EMF of cell. But external work कितना कर रहा है? क्योंकि मान लीजिए बताए ना 100 जूल एनर्जी दिया तो कुछ इसमें लॉस हो जाएगा, कुछ जूल बाहर मिलेगा, तो वही जो मिलेगा बाहर यानी एक्सटर्नल वर्क डन बाय सेल फॉर फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उसके EMF से कम होता है। हाँ, एक विशेष केस में बराबर भी हो सकता है, कब होगा कुछ फार्मूले के जरिए अभी उसको हम आप समझते हैं। ओके, तो ये रहा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ऑफ दिस सेल। फिर आइए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा देखो मान लो इस सेल से आप ले जाकर के यहां एक बल्ब जला रहे हो, ये बल्ब जला रहे हो, तो निश्चित है ऐसे करंट जाएगी, फिलामेंट्स होके वापस होती है। तो यहां से लेकर के अगर आप देखो तो यहां तक की तो सर्किट कंप्लीट, यहां तक तो सर्किट कंप्लीट, लेकिन इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा है इससे होकर के भी करंट पास होगी तभी सर्किट पूरा होगी। क्योंकि तो ये सर्किट को कंप्लीट कराने के लिए यहां से इलेक्ट्रोलाइट से होकर के उस चार्ज को या करंट को पास होना होगा, और जब यहां से करंट पास होगी तो इस सेल का इलेक्ट्रोलाइट्स भी करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। जिस तरीके से आउटर सर्किट में
किसी वायर का रेजिस्टेंस करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है और उसे कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर। उसी तरीके से जब करंट किसी सेल के इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी उस करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है और उस फैक्टर को कहा जाता है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का इलेक्ट्रोलाइट्स करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है जिसे हम बोलते हैं उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किन बात पर डिपेंड करेगा? नंबर 1, it is directly proportional to d distance between electrodes। ये जो दोनों इलेक्ट्रोडें डाली गई है इनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्लेटों को आप दूर दूर रखोगे तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप ज्यादा होगा, एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, अंदर एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएगी तो बाहर आपको बहुत जल्दी ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी या सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। हमको उस बैटरी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उस बैटरी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर ही वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा तो हमको बाहर वोल्टेज भी कम मिलेगा, एनर्जी भी लॉस ज्यादा होगी, मतलब बहुत जल्दी ये बैटरी या सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? डी पर, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पर। अगर प्लेटें दूर दूर डाली गई है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर पास में डाली गई है तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। अच्छा, दूसरा, R is inversely proportional to A। What is A? Area dipped of electrode, area of electrode which is immersed in the electrolytes। इस इलेक्ट्रोड का वह एरिया जो इस इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबा है, अगर इलेक्ट्रोड का कम एरिया डूबा है, मान लो कि इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत कम है सेल या बैटरी के अंदर, सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत कम है मतलब कम एरिया डूबा है इलेक्ट्रोड्स का, तो एरिया कम डूबा होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, फिर बैटरी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। मतलब अगर किसी सेल में पानी इलेक्ट्रोलाइट सूख जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत कम एरिया डूबा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एनर्जी लॉस ज्यादा होगी, अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, फिर बैटरी का बैकअप बहुत देर तक नहीं रहेगा तो क्या होगा, बार बार डिस्चार्ज हो जाएगी। तो होना क्या चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि बैटरी का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, इसका मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा जब पूरा इलेक्ट्रोलाइट से ये पूरा सेल भरा हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि ये पूरा भरा रहे। ओके, तीसरा, R is directly proportional to the concentration of electrolytes। इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन मतलब आप इसमें कभी भी कंसंट्रेट सॉल्यूशन न डालें इलेक्ट्रोलाइट्स, उसको डाइल्यूट होना चाहिए। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे सेल में या बैटरी में बार बार वाटर डाला जाता है, पानी डाला जाता है, एक शुद्ध वाटर आता है, उसी को डालते हैं इसके अंदर जिससे उसका डाइल्यूशन बढ़ता है। डाइल्यूशन बढ़ेगा माने कंसंट्रेशन घटेगा, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कम हो जाता है, अर्थात बैटरी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। चौथा एक बात और डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, कैसा किस क्वालिटी का आपने इसके अंदर इलेक्ट्रोड को यूज किया है, घटिया क्वालिटी का है, अच्छा क्वालिटी का है, मतलब अच्छा कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, मतलब किस तरीके का आपने इसमें मटेरियल डाल रखा है, उस पर इम्प्योर है या प्योरिटी है, इस पर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रोड जो आप डाल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का डाल रहे हैं या फिर ये खराब क्वालिटी का डाल रहे हैं, तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस चार बातों पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ट
in electrolytes and directly proportional to the concentration of electrolytes and directly proportional to the nature of electrolyte and nature of electrodes and electrolytes. Okay? अगर आप चाहते हैं कोई अच्छा के सेल है, ऐसे कई सेल हम जोड़ दें तो क्या बन जाती है? बैटरी. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी. जो 12 वोल्ट की बैटरी बनती है, थोड़ा और हम बता दें आपको, जो बैटरी बनाई जाती है इस तरह से बनाते हैं बैटरी. ऐसे जैसे इस तरह से बहुत बड़ा एक आकार का एक बॉक्स होता है, इसमें ऐसे 6 खाने बनाए जाते हैं. 6 खाने बना दिए जाते हैं, 6 पार्ट. हर पार्ट में 2-2 इलेक्ट्रोड होता है. 2-2 इलेक्ट्रोड. तो कितने इलेक्ट्रोड हो गए? 12. इसी को प्लेट भी कहते हैं. 12 प्लेट की बैटरी. 12 इलेक्ट्रोड हो गया. 6 खाने में कितने इलेक्ट्रोड पड़े? 12. अब एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा. जब केमिकल रिएक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाता है. जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डालते, फिर पॉजिटिव वाला टर्मिनल तो यहां पर निकाल लिया, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव वाला टर्मिनल इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, ऐसे जोड़ते हुए चले जाते हैं और लास्ट में नेगेटिव वाला निकाल देते हैं. ये आपकी 6 सेल सीरीज में जोड़ दिए गए और ये बन गया 12 वोल्ट की बैटरी. 2-2 वोल्ट अगर एक सेल दे रहा है तो 12 वोल्ट की बैटरी तैयार हो जाती है. तो सेल का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? बैटरी. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी. ओके. अब मान लो किसी बैटरी का परफॉर्मेंस अच्छा कब होगा? जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो. और इंटरनल रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है? तो अगर आप चाहते हैं कोई बैटरी आपका परफॉर्मेंस अच्छी करे, ज्यादा दिन तक चले, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए. और इंटरनल रेजिस्टेंस आप कम कर सकते हो 2 चीजें. तो इसमें 2 फैक्टर, तो जो कंपनी इस बैटरी को बनाती है 2 चीजें उसके हाथ में. कौन? एक पहला और लास्ट. क्यों पहला लास्ट? क्यों? क्योंकि जब बैटरी बनाएगी तो प्लेट तो वही डालेगा उसके अंदर, उसके बीच की डिस्टेंस क्या रख रहा हो तो वो जाने. इसका मतलब ये आपके हाथ में नहीं है. ये तो कंपनी बनाती है कि कम से कम डिस्टेंस पर दोनों प्लेटों के इलेक्ट्रोडों को डाला जाए. दूसरा, नेचर किस क्वालिटी का हम इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं. खराब क्वालिटी का है, मतलब इम्प्योर है, या प्योर इलेक्ट्रोड्स जो उसके क्राइटेरिया होते हैं उसको फुलफिल करता है. मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, ये और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के कंपनी के हाथ में होता है. जो बनाती है जो फर्म, उसके हाथ में होता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को कम रखे. लेकिन 2 चीजें आपके हाथ में है कि बैटरी चाहते हो ज्यादा दिन तक चले, तो ये 2 चीजें आपके हाथ में है. क्या क्या? ज्यादा एरिया डिप्ट हो, इलेक्ट्रोड का डूबा रहे और कंसंट्रेशन कम हो. ज्यादा एरिया जब डूबेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. एरिया ज्यादा कब डूबेगा? पानी से फुल हो. कोशिश करना चाहिए कि हमेशा भरा हुआ पानी रखे रहना चाहिए. जैसे 15 दिन बीता उसे फुल कर दो, जैसे 20 दिन बीता उसे फुल कर दो. बैटरी में कभी भी पानी कम नहीं होना चाहिए. कम होगी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बार बार थोड़ी देर में वो डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर आप चार्ज करोगे, फिर डिस्चार्ज होगी. बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग अगर बहुत तेजी से बार बार हो रही है, बैटरी डाउन हो रही है, इसका मतलब वो बैटरी का बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है. उसकी प्लेटें वो बैठ जाती हैं, इलेक्ट्रोड्स बैठ जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके हाथ में. परफॉर्मेंस अच्छा चाहते हैं तो इससे इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा फुल होना चाहिए. दूसरी चीज, कंसंट्रेशन. हमेशा पानी ही डालें उसमें, ना करके कि आप उसमें सोल्यूशन ला करके कोई कंसंट्रेट डाल दिए सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तब भी बढ़ जाएगा. जब भी इसके पानी को भरना हो तो डाइल्यूशन बढ़ाना चाहिए. इसका मतलब हमेशा उसमें क्या डालना चाहिए? ला करके बाहर से ला करके हमेशा आपको डालना चाहिए क्या? बोलो. पानी ही डालना चाहिए. जिसको उसका वाटर मिलता है बैटरी का पानी, वो ला करके उसको डालते हैं. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा. मतलब पानी बराबर डालते रहे, फुल रहे, और कंसंट्रेशन में पानी ही डालते रहे. जो कंसंट्रेशन भी कम होता जाएगा, मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा और उसका एरिया भी पूरा डूबा रहेगा, जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस आप कम किए रहेंगे उस बैटरी का, उस परफॉर्मेंस उसका अच्छा होगा.
तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इन 4 बातों पर डिपेंड करता है, याद कर ले, कई बार पूछा है सीबीएसई में भी ये चीजें। अब आता है किस तीनों में रिलेशन क्या है, ई में, बी में, आर में क्या रिलेशन है। अब आते हैं थोड़ा मैथमेटिकल चीज इस बैटरी के बारे में। जैसे मान लो ये कोई बैटरी, ये बैटरी, इसमें इलेक्ट्रोड पड़ा है, मान लो इलेक्ट्रोड या सेल है, सेल, इसका जो इस बैटरी ने मान लो कि एनर्जी दिया W और वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल, W इक्वल्स EQ। अभी तो आपने पढ़ा E इक्वल्स W बाई Q, तो W इक्वल्स EQ और Q होता है IT। ये इतना वर्क सेल ने दिया इसी चार्ज को फ्लो कराने में। हमको बाहर पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी मिल रहा है तो वर्क obtained इन आउटर सर्किट, आउटर सर्किट में हमको कितना वर्क मिला, कितनी एनर्जी मिली, या एनर्जी आप लिख सकते हैं, एनर्जी गिवन बाय सेल, या एनर्जी ऑब्टेन्ड इन आउटर सर्किट। आउटर सर्किट में जो V होगा वो होगा W एक्सटर्नल, अगर लिखें इसको, ये हो जाएगा VQ, क्योंकि बाहर जो वर्क देगा वहां से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अभी लिखा था V इक्वल्स W एक्सटर्नल बाई Q, तो W एक्सटर्नल हो गया VQ, और इसको भी W एक्सटर्नल को आप लिख सकते हो VIT, क्योंकि Q होता है IT। अच्छा, इस सेल का अगर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो जब इसमें करंट पास होगी तो इसमें एनर्जी लॉस होगी, और वो होती है I²RT। हमने पिछले लेक्चर में बताया है, इस चैप्टर में एनर्जी का एक फार्मूला होता है I²RT। R रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है तो इसमें एनर्जी जो लॉस होगी कितनी होगी, I²RT। तो एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस इनसाइड सेल, या एनर्जी गिवन, यहां लिख ली एनर्जी लिख दे, टोटल एनर्जी गिवन बाय सेल, एनर्जी गिवन बाय सेल, दिस एनर्जी ऑब्टेन्ड आउटर सर्किट W एक्सटर्नल VQ VIT, एनर्जी लॉस यानी W इंटरनल अंदर ही लॉस होगी, ये होगा I²RT, I²RT। क्या आपने समझा? जो एनर्जी सेल ने दिया वो कितना है, VIT। हमको बाहर मिला कितना, VIT, अंदर लॉस कितना हुआ, I²RT। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी का कंजर्वेशन लगा दो तो W को लिख सकते हो W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। W एनर्जी सेल ने दिया और एक्सटर्नल में हमको मिला कि W एक्सटर्नल और अंदर लॉस हुआ W इंटरनल। ये आपका था EIT, ये है VIT प्लस I²RT। EIT, यहां पे IT कॉमन ले लो तो V प्लस IR, IT कॉमन लिया है, ये IT कैंसिल, तो E इक्वल्स B प्लस IR, E इक्वल्स B प्लस IR। ये आपका कहलाता है रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर
सेल के बाहर जिस सर्किट में करंट जा रही है, अगर बाहर का रेजिस्टेंस आर है, अंदर का सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, लेकिन जो बाहर जिस सर्किट में ले जा रहे हो करंट, वहां अगर उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है तो V बराबर लिख सकते हो आई आर। तो इक्वल्स हो जाएगा आई आर प्लस आई आर, यानी आई अगर कॉमन ले लोगे आर प्लस आर, तो यहां से करंट निकाल सकते हो E बाई आर प्लस आर। करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल इज इक्वल टू दी टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। मतलब एक्सटर्नल और आउटर सर्किट के भी इंटरनल मिला करके ये करंट ड्रॉन बाई सेल। ओके, लेकिन अगर बैटरी को चार्ज किया जा रहा है तब तो डिस्चार्ज की केस में है या बैटरी करंट दे रही है। अगर बैटरी को आप चार्ज करोगे तो बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, वो अंदर कम होना चाहिए। जब डिस्चार्ज होती है तो अंदर पोटेंशियल ज्यादा, बाहर हम लेते हैं उससे। लेकिन ये चार्ज करने के लिए अगर मान लो बैटरी को चार्ज करना है और सपोज करो बैटरी 10 वोल्ट पर है, तो जब तक उस पर 20 वोल्ट 12 वोल्ट 10 से ज्यादा वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो चार्ज नहीं होगी। चार्ज कब होगी? जब बाहर का पोटेंशियल जिससे चार्ज कर रहे हो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा हो, उसके EMF से ज्यादा हो, तभी तो चार्ज होगा। अब 12 वोल्ट 10 वोल्ट पर बैटरी है, डिस्चार्ज होकर 10 वोल्ट पर पड़ी है, आप उसको चार्ज करने के लिए ले गए एक ऐसी बैटरी से चार्ज कर रहे हो जो 5 वोल्ट पर है पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10 वाले को क्या चार्ज करेगा? 10 वाला उसी को चार्ज कर देगा। बात समझे? पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए उसके EMF से। और तब इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग चार्जिंग, इन केस ऑफ चार्जिंग V इज ग्रेटर देन, बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस इसके EMF से ज्यादा होना चाहिए। और तब ये फार्मूला ऐसे हो जाता है इक्वल्स V माइनस आई आर, इक्वल्स V माइनस आई आर। यहां से सब पैरामीटर में सब दिया रहेगा। अब कुछ पैरामीटर दिए होंगे, कुछ आपको निकालना होता है न्यूमेरिकल जैसा पूछे, किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, किसी का EMF दिया रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब इसमें कुछ क्वांटिटी दी होगी, कुछ आपको निकालना होगा। फिलहाल रिलेशन इसको आप याद रखिए। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन और आते हैं, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। इतना पहले नोट करो, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट चीजें हम इसके लेते हैं अगले टॉपिक पर। ओके, आज इतना ही। थैंक यू। ये लोग